चलो 1 मार्कर क्वेश्चन के बाद अब 3 मार्कर क्वेश्चन हैं। 21 क्वेश्चन, जितना बता सकते हो उतना बताओ। टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दीज प्लान्स the organizational structure is developed and staffed. In order to ensure that these plans are executed according to plans, directing is required. Any discrepancies between actual and realized activities are then taken care of at the stage of controlling. Name and explain the process highlighted above, which started at the planning stage itself and is implicit and inherent in all the functions of management in the organization. दोबारा पढ़ के देखो, सिर्फ आपने उस प्रोसेस का नाम और उसको एक्सप्लेन करना है जो ऊपर इसकी स्टडी में दी हुई है, जो स्टार्ट हुई प्लानिंग स्टेज से और जो हर एक मैनेजमेंट के फंक्शंस में इनहेरेंट है। कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन ठीक पहचान रहे हो, पर पेपर आप गलत कैसे कराते हैं? पता नहीं सर उस वक्त क्या चल रहा था दिमाग में। ऐसा कोई आपको क्या लग रहा है, मुश्किल लग रहा है पढ़ने में, क्या लग रहा है? इतने आराम से हम कर भी रहे हैं और ये बहुत जल्दी हो जाएगा, तो हम टाइम लगा रहे हैं पढ़ने में करने में। वरना क्या 20 क्वेश्चन करने में आपको हम 40 मिनट लगाएंगे? तो 20 मिनट से पहले हो जाएंगे, फटाफट आप करोगे। जितना मैं बार बार पढ़ रहा हूँ उतना बार बार थोड़ा पढ़ोगे आप इस चीज को। ये आपने क्या देखा, कैसे पहचाना कोऑर्डिनेशन को, कि एक तो यहाँ से पहचानने वाली बात है कि देखो, एक तो प्रोसेस पूछा जो कि प्लानिंग से स्टार्ट हो रहा है और हर मैनेजमेंट के फंक्शन में इंक्लूड है। मतलब मैनेजमेंट का फंक्शन तो पूछा ही नहीं, साफ साफ बात है। प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग तो कुछ पूछा ही नहीं। और प्रोसेस पूछा जो ऐसा प्रोसेस जो हर फंक्शन में इनहेरेंट है। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज थी जो हर फंक्शन में आती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब एक पॉइंट पड़ता है कोऑर्डिनेशन का। अब आपको 1 नंबर तो मिल जाएगा कोऑर्डिनेशन का, बताने का, नेम करना, फिर इसको एक्सप्लेन करना है उस प्रोसेस को, कि पूरे कोऑर्डिनेशन को। तो क्या क्या लिखोगे कि हाँ, जिस प्रोसेस से ये सारी एक्टिविटीज हम करते हैं, कि प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, सारा कुछ किया, उसको कोऑर्डिनेशन तो बोलते हैं। डेफिनेशन बताओ सारी इसकी। और कोऑर्डिनेशन ऐसी चीज है जो सभी एक्टिविटीज को, हमने जो फीचर्स पढ़े, फीचर्स बता दो कि कोऑर्डिनेशन बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सभी को कोऑर्डिनेशन एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। कोऑर्डिनेशन को हम किसी भी चीज से अलग नहीं कर सकते, इट इज द इनसेपरेबल पार्ट। क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन को तो हम एक एडिशनल फंक्शन, सिक्स फंक्शन बोल सकते हैं। ऐसा फंक्शन जो सब फंक्शंस को बाइंड करता है, बांधता है, इम्प्लिसिट है, इनहेरेंट है। ये सब तो पॉइंट्स हैं ही कोऑर्डिनेशन के अंदर सारे। तो आपको यही सब कुछ लिखना है। फीचर्स बता दो सारे, इंपॉर्टेंस बता दो। 2 नंबर में कितना बता सकते हैं, 2 या 3 चीजें कुछ ही बता दो, क्योंकि 1 नंबर आपको कोऑर्डिनेशन का लिखने का बोल गया, और आपके कोई भी 2-3 चीज और बता दोगे कोऑर्डिनेशन के बारे में, तो आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फीचर बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ, कुछ भी बता दो आपसे, क्योंकि पूछा नहीं है कुछ भी इसमें, बस एक्सप्लेन करना है। 22, Mrs. Ahilya Pasi is the principal of prestigious school in New Delhi. The school has a vacancy of headmistress or headmaster of the junior wing. The senior teachers of the school have the opinion that only internal candidates should be considered for this post. However, Mrs. Pasi had the management would like to invite applications from external sources too. तो वो इंटरनल सोर्सेज की तरफ इंटरनल सीनियर टीचर्स कह रहे हैं, और ये प्रिंसिपल जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ जा रही है। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 justifications of management can provide to convince the staff for inviting applications of external candidates for the vacant post. पहले तो पूछो, पहले बताओ कि वो बताना क्या चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन, क्या मांग रहे हैं हम। ऊपर तो लिखा हुआ है कि वो इंटरनल की तरफ जाना चाहते हैं, प्रिंसिपल एक्सटर्नल की तरफ जाना चाहती है। तो अब वो मैनेजमेंट जो है, आपको बताना है कि कौन सी 3 चीजें जस्टिफाई करे कि वो स्टाफ को कन्विंस कर ले कि हमें एक्सटर्नल कैंडिडेट से ही एप्लीकेशन मंगानी है। क्या मांग रहा है वो, क्या चाहता है इस क्वेश्चन के अंदर वो? 3 जस्टिफिकेशंस मींस, सोचो, बताओ जल्दी। मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज के। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि जस्टिफाई करना है तो मेरिट्स ही बताओगे एक्सटर्नल के, साफ साफ डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो एक्सटर्नल के फायदे क्या होते हैं? क्या बाहर से नया ब्लड आपके सामने आता है?
बाहर से आपको क्वालिफाइड, आज का नया टेक्निकल क्वालिफाइड स्टाफ आपको बाहर से मिल सकता है, जो कि इंटरनल में शायद ना हो। तो एक्सटर्नल सोर्सेज से मैनेजमेंट जो है क्वालिफाइड, ट्रेंड, अच्छे क्वालिफाइड, आज के टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन स्टाफ को हम चुन सकते हैं। चॉइस बेटर मिल जाएगी, इंटरनल में आपको चॉइस नहीं होती, एक्सटर्नल में चॉइस मिल जाती है आपको बहुत बड़ी। और साथ साथ जो कहते हैं न्यू ब्लड, फ्रेश टैलेंट, वो आपके कंपनी में आएगा एक्सटर्नल कैंडिडेट से। इंटरनल से वो आपको पुराने पुराने लोग ही आपको मिलेंगे। ये सब चीजें आपको बतानी है, फीचर्स हैं या उसके जो भी बता सकते हो आप जस्टिफाई मेरिट्स में, वो सब बता सकते हो एक्सटर्नल के। और साथ में एक बहुत बड़ा फायदा जो मिलता है कंपटीशन का, तो बाहर से जब आएंगे तो अंदर के लोग भी कंपटीशन पैदा हो जाएगा उसके अंदर, आगे आने वाली पोस्ट को जस्टिफाई करने के लिए। ये सब आप फायदे बताओगे एक्सटर्नल के। 3 मेंबर का 3 ही बताने हैं, एक एक्स्ट्रा बता दोगे तो हो सकता है कि फायदा मिल जाए आपको, कि अगर 4 में से 3 ठीक भी हो गए तो एक 3 नंबर मिल जाएंगे आपको उसके अंदर, क्योंकि उन्होंने 3 ही पूछे हैं। ओहो, ऐसा पूछा नहीं है, तो 3 ही पूछे हैं, तो यानी कि अगर आप 4 भी लिखोगे तो पहले 3 ही चेक होंगे, चौथा चेक नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना है इस चीज का। जब कुछ भी मांग लेना, तब तो कोई भी 3 चेक हो जाएंगे। ना लिखे होते 3 3 नंबर का होता, 3 आप जस्टिफाई कर रहे हो और नहीं लिखा होता 3, तो कोई भी 4 लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, 3 भी ठीक हो जाएंगे। तो लेकिन जब 3 ही पूछे हैं तो पहले 3 ही चेक होंगे, फोर्थ वाला चेक ही नहीं होगा आपका, चाहे फोर्थ ठीक लिखा हो। एक्सप्लेन सीपीसी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू एनालाइजिंग डेविएशंस, जो आपका फोर्थ स्टेप है कंट्रोलिंग के अंदर। इसमें आपको क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल समझाना है और मैनेजमेंट में एक्सेप्शन समझाना है इसी एनालाइजिंग डेविएशंस के अंदर। ये भी कंट्रोल, यानी कि दोनों में से एक चीज आपको बतानी है। दोनों वैसे एक ही पॉइंट के अंदर आते हैं एनालाइजिंग डेविएशंस के अंदर। बताओ क्या चीज बता सकते हो इसके अंदर, सीपीसी या उसके अंदर मैनेजमेंट में एक्सेप्शंस में। याद है कुछ कंट्रोलिंग में आपका? फोर्थ स्टेप था डेविएशन को एनालाइज करना है, कि वो कमी निकलती है तो उसको हमें ठीक करना है। ठीक तो करेक्टिव एक्शन में आएगा, यहाँ तो डेविएशन को एनालाइज करना है कि ज्यादा हुआ, कम हुआ, क्यों हुआ, वो डेविएशन को एनालाइज कर रहे हैं सर, कंपेयर करने के बाद। बता रहे हो, बता सकते हो? सर याद नहीं आ रहा। ओके। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन, दोनों बता रहा हूँ, दोनों का मतलब बहुत साफ साफ क्लियर नजर आएगा आपको, मिलता जुलता। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मतलब होता है कि आपको सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स को कंट्रोल करना है, नाम से पहचानो, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंट्रोल करना है, हर चीज को कंट्रोल मत करो। कह रहा ना तो ये आसान है, ना ही इकोनॉमिकल है कि आप हर एक चीज, हर छोटी छोटी एक्टिविटी को आप कंट्रोल करने की कोशिश करो, चेक करो, नजर रखो, नहीं हो पाएगा। तो कंट्रोल इसलिए फोकस होना सिर्फ की रिजल्ट एरियाज में। की रिजल्ट एरियाज के आर जो हमारे पास है, यानी जो मेन आपके रिजल्ट एरियाज हैं उन पर फोकस करो सिर्फ, जो आपकी कंपनी के सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो के आर एज हैं, की रिजल्ट एरियाज हैं, ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स बन जाते हैं, यानी अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट्स पर आप सेट कर दो, ये वाला पॉइंट आपका के आर है, ये वाला पॉइंट आपका के आर है, यानी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में, की रिजल्ट एरियाज में। अगर कोई गड़बड़ निकलती है उस क्रिटिकल पॉइंट पर, हर एक पॉइंट को कंट्रोल मत करो, सिर्फ उन क्रिटिकल पॉइंट्स को कंट्रोल करो। वहां कोई गड़बड़ निकलती है तो पूरी कंपनी को सफर या पूरा नुकसान हो सकता है, इसलिए सिर्फ उन पर फोकस करो। तो अगर कंपनी को अपने चाय के खर्चे पर कंट्रोल करने की बजाय लेबर की या मटेरियल के खर्चे पर कंट्रोल करना चाहिए, वो क्रिटिकल पॉइंट मेथड कंट्रोल है, ना कि चाय या स्टेशनरी के खर्चों पर। ठीक, तो ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल आपको स्टेप्स खुद ढूंढने हैं, हर कंपनी के लिए क्रिटिकल पॉइंट अलग अलग होते हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते इस कंपनी, जो कंपनी में आपने क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल सोचे थे वो हर कंपनी में सेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो। छोटी कंपनी बड़ी कंपनी के हिसाब से अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल स्टेप्स अलग, पॉइंट्स अलग अलग। तो ये इसका मतलब ये हो गया डेविएशंस को, ये आपको 3 नंबर पर समझाना है। बुक में जरूर पढ़ना इस टॉपिक को भी। और दूसरा मैनेजमेंट एक्सेप्शन है, मिलता जुलता है। ये भी आपका, ये है वही चीज जो ऊपर बताई है कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसमें ना एक लाइन आती है कि अगर मैनेजमेंट हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी तो अल्टीमेटली वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। यह है मैनेजमेंट एक्सेप्शन। ये भी वही बात है, सिर्फ एक्सेप्शनल चीजों पर आप फोकस करो, कंट्रोल करो। तो ये आपको कहते हैं कंट्रोल एक्सेप्शन, यानी कि एक ऐसा प्रिंसिपल जिसके अंदर हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश अगर करेंगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये एक मेन पॉइंट आता है।
तो सिर्फ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट जो मेन डेविएशंस है उस पर फोकस करो, जो आपकी लिमिट से बियॉन्ड जा रहे हैं। एक लिमिट सेट कर दो कि 5% या 3% मान लो, तो 3% नीचे या 3% ऊपर अगर हो जाता है रिजल्ट तो छोड़ दो। 3% माइनस प्लस हो जाता है कोई बात नहीं, 3% से ज्यादा हो जाए माइनस प्लस तो उसको कंट्रोल करो। स्टैंडर्ड आपने सेट करना है, 1%, 2%, 4%, 10%, ये आपने सेट करना है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं सिर्फ। तो आपका कोई भी सेट कर दो, 3%, 2% आप सेट कर दो कि इस ये स्टैंडर्ड है, इसके नीचे या इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। 100 में से 98, 97 बने या 103 बने यूनिट्स एक दिन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। 97 से नीचे बनते हैं या 103 से ऊपर बनते हैं, तो आप उसको कंट्रोल करो, वो आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है। तो एक परमिसिबल अलाउबल लिमिट है, वो आपका ध्यान होना चाहिए मैनेजमेंट के पास। इसके बियॉन्ड जाने पर मैनेजमेंट को एक्शन में आना चाहिए। ठीक है ना, वहां पर पॉइंट सेट किए हैं, यहाँ पर एक्सेप्शनल चीजें सेट की हैं, बस ये फर्क है, बाकी कुछ ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 3 ऑब्जेक्टिव से भी या 3 फंक्शन से स्टॉक एक्सचेंज। डायरेक्ट याद करो, 3 पॉइंट जितने भी आपको बता रखे हैं, सेबी के 3 ऑब्जेक्टिव्स और स्टॉक एक्सचेंज 3 फंक्शंस, और उसको एक्सप्लेन कर दो। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई भी पढ़ने वाली या समझने की जरूरत नहीं। जनरल चीजें आपको बताया था। स्टॉक सेबी का क्या ऑब्जेक्टिव थे, सेबी के फंक्शंस नहीं बताने, प्रोटेक्टिव रेगुलेटरी नहीं बताने, ऑब्जेक्टिव्स बताने। ऑब्जेक्टिव्स में स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना इसका ऑब्जेक्टिव है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट्स को बचाना, कि उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, वो बचाना, उनको एजुकेट करना, और जितनी भी मार्केट में मेल प्रैक्टिसेस चल रही हैं ट्रेडर्स द्वारा या स्टॉक एक्सचेंज या फिर जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनके द्वारा, उनको रोकना और सारे रूल्स वगैरह बनाना। जो फंक्शन में लिखी है सब चीजें, बस वही ऑब्जेक्टिव्स भी हैं सभी। पर वो प्रोटेक्टिव रेगुलेटिव के नाम से नहीं लिखना, बस क्या क्या करना है वो ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा। 3 बताने हैं, 3 फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज के बताने हैं। तो कौन कौन से हैं, जैसे आप याद कर लो, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, या फिर सेफ्टी है, ट्रांसपेरेंसी है, प्राइजिंग है, प्राइजिंग सेट करना डिमांड सप्लाई के हिसाब से, देश में ग्रोथ लाना, ये स्टॉक एक्सचेंज के काम है। तो आप फंक्शंस पॉइंट्स याद करो, एक्सप्लेन करो, कोई मुश्किल काम नहीं। 25th क्वेश्चन, एन्यूमरेट। अब ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए आपके, 4, 21, 22, 23, 24, 3 मार्क्स के हो गए। अब 4 मार्कर क्वेश्चन है। एन्यूमरेट एनी 4 बेनिफिट, सब चॉइस में है, और ऐसे ही पेपर बनेगा आपका, ऐसे ही आया भी होगा। तो हर क्वेश्चन में चॉइस आ रही है, देखो यहाँ 3 और 4 मार्क्स वाले में। अच्छा, इसमें ऊपर वाले में नहीं थी। एन्यूमरेट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ द प्रोसेस, यहाँ पे पहचानना पड़ेगा, बाय विच एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज्ड। क्या चीज है ये बताओ। 25 पहले तो पहचानो क्या चीज है ये, और उसके 4 बेनिफिट्स बताने हैं। सर, ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग के बेनिफिट्स। सिर्फ ट्रेनिंग बताओ, ट्रेनिंग ऑफ हाँ, एम्प्लॉय। ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग का ही मतलब होता है जहाँ पे हम अपने एम्प्लॉइज की एप्टीट्यूड्स एंड स्किल्स को, एबिलिटीज को इंप्रूव करते हैं, तो ट्रेनिंग है। हमारे पास एक ट्रेनिंग का डेवलपमेंट था, तो ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग आपको 1 नंबर देगा, और साथ में 4 बेनिफिट्स बताने। ऐसे ट्रेनिंग पूछा नहीं है, ऐसे अच्छा नाम नहीं पूछा, तो 4 बेनिफिट्स बताने हैं उस ट्रेनिंग के। आपने ट्रेनिंग के 4 बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको, वो आपने ट्रेनिंग में से ही पढ़ के अब याद करके लिख सकते हो। ट्रेनिंग से एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ट्रेनिंग से हम अपने आज के मैनेजर्स को फ्यूचर मैनेजर बना रहे हैं, ठीक है ना, और मॉरल बढ़ना, मोटिवेशन बढ़ना, उनकी एबिलिटीज बढ़ रही हैं, ठीक है, ये सब कुछ लिख सकते हो। और नीचे वाले पार्ट में, नेम द मैकेनिज्म दैट अटेम्प्ट्स टू मेजर सर्टेन फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन द प्रोसेस आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द जॉब, एंड विद एनी 3 ऑफ इट्स टाइप्स। पहचानो क्वेश्चन को जरा, क्या चीज है ये, मैकेनिज्म बताना है जिसमें हम क्या मेजर कर रहे हैं, सर्टेन फीचर्स देख रहे हैं इंडिविजुअल्स के अंदर, इन द प्रोसेस आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है कि आपने बहुत सारे कैंडिडेट में से एक आदमी चुनना है, मतलब आप साफ बात है सिलेक्शन कर रहे हो, ठीक है। सिलेक्शन करते हुए, ये तो प्रोसेस हो गया सिलेक्शन का, उसके अंदर एक फीचर यहाँ पे क्या मेजर कर रहे हो, टू मेजर सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। पहचानो क्वेश्चन को, मैंने आधा तो बता ही दिया,
कि बहुत सारे कैंडिडेट में से अगर एक आदमी को चुनते हैं तो वो सिलेक्शन है। और सिलेक्शन में अगर किसी को मेजर किया जा रहा है मतलब सिलेक्शन टेस्ट। तो टेस्ट ऑफ सिलेक्शन जो हमने टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, वो मैकेनिज्म पूछ रहे हैं, तो सिलेक्शन टेस्ट पूछ रहे हैं और उसमें से 3 बताने हैं आपको। तो सिलेक्शन टेस्ट बहुत सारे थे हमारे, चाहे वो ट्रेड टेस्ट था, इंटेलिजेंस टेस्ट था, एप्टीट्यूड टेस्ट था, पर्सनैलिटी टेस्ट था, इंटेलिजेंस टेस्ट था, इंटरेस्ट टेस्ट था। ये टेस्ट बताने हैं आपको, 3 बताने हैं कोई भी। तो 1 नंबर उस मैकेनिज्म का, सिलेक्शन टेस्ट का, और 3 नंबर उनके टाइप्स लिखने के। और एक्सप्लेन, खाली लिखने नहीं है, एनुमरेट करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं तीनों, तब जाके 3 नंबर मिलेंगे। कर पाओगे याद या नहीं? क्योंकि ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, जब चैप्टर पढ़ोगे तो इन चीजों पर ध्यान फोकस करना होगा ना, कि क्वेश्चन तो आपको समझ आ रहा है कि क्या लिखना है, पर याद तो आपको करना पड़ेगा लिखने के लिए। फिर भी, क्योंकि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बताने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको चैप्टर तो याद करना ही करना है, पॉइंट्स याद करना ही करना है। या तो सिर्फ क्वेश्चन की पहचान बता रहा हूँ ताकि पेपर में पहचानने में आसानी हो। बाकी पॉइंट्स तो आप बार बार कहूंगा रट लो, क्योंकि बिना पॉइंट्स याद किए आपको कोई रट नहीं सकती। लेकिन बिजनेस में आपको ये काम करना पड़ेगा। जो चीज आपको पहचाननी है वो तो याद करनी ही पड़ेगी, उसका नाम आप याद पर, मतलब उस चीज का नाम, जो नामकरण करना है उसको याद बोलो, रट्टा बोलो, कुछ भी बोलो, याद करोगे तभी तो रट्टा ही बोलते हैं उसको। रट्टा कहते हैं ना कि बार बार एक चीज को बोलते रहो बोलते रहो, वो नहीं कह रहा हूँ। याद करोगे वो भी एक तरह से याद करने का मतलब है। एक तो होता है रीड करना, सिर्फ रीड करने से पॉइंट्स याद नहीं होंगे ना आपको, याद करना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। नहीं तो ये टेस्ट के नाम भी याद नहीं हो पाएंगे तो कैसे? उस वक्त जब आप सिर्फ रीड किए होंगे ना, आपको टेस्ट के नाम भी याद नहीं होंगे, तो क्या कौन सा टेस्ट लिखोगे फिर वहां पर आप, क्वेश्चन पहचानने के बावजूद भी? फिर तो कुछ भी लिख दोगे, नंबर नहीं मिलेंगे उसके अंदर। बैरियर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन। 4 बैरियर्स कम्युनिकेशन बताने हैं, विथ प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग द मैसेज इनटू वर्ड्स और इंप्रेशंस। आपके कम्युनिकेशन के बहुत सारे बैरियर्स पड़े थे, 4 बैरियर्स बताने हैं, लेकिन वो इससे कंसर्न होने चाहिए। सोचो कौन से हैं। और नीचे वाले ने पूछा है 4 बैरियर्स बताने हैं विच आर रिलेटेड टू अथॉरिटी, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। दोनों क्वेश्चन को पहचानो कि कौन से बैरियर्स की बात की जा रही है इसमें। दोनों एक ही टॉपिक के हैं, पर बैरियर अलग अलग हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे कम्युनिकेशन के अंदर। 4 बैरियर्स जो उन प्रॉब्लम से कंसर्न है जिसमें एनकोडिंग और डिकोडिंग यानी कि मैसेज को पहचानने में गड़बड़ हो रही है, वो हमारे सीमेंटिक बैरियर्स थे, जो फर्स्ट कैटेगरी के थे। यानी कि बोलते कुछ हैं, उसके ग्रामेटिकल लैंग्वेज, उसका मतलब कुछ और निकल जाता है, ठीक है ना। तो उसके कई सारे नाम थे ना हमारे। तो सीमेंटिक बैरियर्स ऊपर वाले में है, और नीचे वाले में आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स है, जिसमें कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस और अथॉरिटी रिलेशनशिप्स को डिसाइड करते हैं। तो नीचे वाले में आपको 4 ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स बताने हैं, ऊपर वाले में 4 सीमेंटिक बैरियर्स बताने हैं। इसलिए कोई भी बैरियर नहीं बता देने हैं। तो ऊपर के अंदर 4 सीमेंटिक और नीचे वाले में 4 ऑर्गेनाइजेशनल। जो अच्छी तरह याद हो वो लेके आज ऑप्शन में दे सकते हैं। कर लोगे ना? क्वेश्चन तो पहचान में आ रहा है, मैं तो क्वेश्चन की पहचान बता रहा हूँ, साथ साथ आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इन सार्थक स्टील, several initiatives have been taken to further improve the motivation level of employees through designing jobs that include greater variety of work content, providing certain stability about future income and work, providing fringe benefits, this, allotment of shares, identify and briefly explain the incentives being given। अच्छा, कौन कौन से incentives यहाँ पर कंपनी द्वारा दिए जा रहे हैं एम्प्लॉइज को, आइडेंटिफाई करना है, क्या दिया जा रहा है इसके अंदर। इंसेंटिव्स बताने हैं आपको, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमने पढ़े थे चैप्टर के अंदर, वही पहचानने हैं इसमें। तो ये इसमें से एक भी चीज फाइनेंशियली नहीं है, सब नॉन फाइनेंशियल है। तो मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाने के लिए जो जो किया जा रहा है वो आपको इंसेंटिव्स पहचानने हैं। तो आपके नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में जो इंसेंटिव्स, इसमें पहला वाला जो है वो यहाँ पे जो है, डिजाइनिंग द जॉब्स दैट इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट। तो वर्क कंटेंट की वैरायटी देना मतलब जॉब एनरिचमेंट करना।
तो आपको याद करोगे उस पॉइंट के अंदर, जब याद करोगे तो जॉब एनरिचमेंट का एक पॉइंट था इसके अंदर। उसके बाद स्टेबिलिटी, अबाउट फ्यूचर इनकम, कि उनको अपनी फ्यूचर इनकम और काम में स्टेबिलिटी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी। ये जॉब सिक्योरिटी का पॉइंट था नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में, जॉब सिक्योरिटी। फिर लिखा हुआ प्रोवाइडिंग फ्रिंज बेनिफिट्स, हाउसिंग मेडिकल एड वगैरह देना। फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड करना मतलब पर्क्स देना, ये भी आपके नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आता है। और शेयर्स अलॉट करना, शेयर्स अलॉट करना आपका को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन स्कीम, जो हमारे पास एक पॉइंट था नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में, वो आपको बचाना। तो चारों इसके अंदर आ रहे हैं आपके नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को दे रही है, और आपने इनको पहचानना है और साथ में इनको एक्सप्लेन भी करना है। तो इसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे, हाफ मार्क मिलेगा चारों हेडिंग का, मतलब हाफ 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 हाफ, जो आप हेडिंग लिखोगे, और हाफ हाफ मार्क मिलेगा उनका मीनिंग बताने का। तो जितनी चीजें बताओगे उतने नंबर मिलेंगे, पॉइंट के भी नंबर मिलेंगे और हेडिंग हेडिंग की एक्सप्लेनेशन के नंबर भी मिलेंगे, हाफ उसके और हाफ उसके। तो खाली 4 हेडिंग भी लिख दोगे तभी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, कहने का ये मतलब है। ठीक है, समझ आ रहा है। बाकी आगे भी डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, वैसे मुश्किल काम नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ तक तो क्वेश्चन करा दिए इस घंटे में, जिसको अब लिखना भी है, याद भी करना है, सब करना है। पेपर्स और भी हैं, पेपर्स में और भी करा दूंगा, ये तो खैर यह सीबीएसई का है, पेपर्स और मिल जाएंगे बहुत सारे। बस चाहता हूँ ये है कि आप जितने पेपर्स करते जाओ, अगर आपको अकाउंट्स के भी करने हैं वो भी करा सकता हूँ, करा दूंगा। वैसे अकाउंट्स की आप कहीं तो क्लास ले रहे हो कि ऐसे ही कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? क्या सर? अकाउंट्स की ट्यूशन वगैरह लेते हो क्या नहीं? नहीं सर, अभी तो सिर्फ वो कर देते थे, नहीं, वैसे क्लास नहीं चल रही क्या? रिवाइज करके। क्या सर? अकाउंट्स की वैसे क्लास लेते हो या नहीं ले रहे हो? लेती हूँ सर। लेते हो ना? तो वहाँ पर पेपर वगैरह करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, वही पूछ रहा हूँ सिर्फ। सर पेपर ही करवाना है। पेपर ही करने हैं, यहाँ भी पेपर ही करने हैं। चैप्टर्स तो आपने पढ़े हुए हैं, चैप्टर्स बार बार पढ़ के कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन चैप्टर्स पढ़ो जो टॉपिक समझना है, जैसे मैं आपको बार बार बताया। अकाउंट्स के अंदर भी ऐसे ही करो, कोई टॉपिक पेपर में क्वेश्चन समझना है तो उसके लिए चैप्टर पढ़ो, ना कि पहले से आप शुरू हो जाओगे मेरे पहला चैप्टर करना है फिर सेकंड चैप्टर करना है। ऐसे करते करते क्या होगा, जब पार्टनरशिप खत्म करोगे तो शेयर्स पे आओगे, तो शेयर्स करते करते पार्टनरशिप भूल जाओगे। ऐसा नहीं करना आपने, सब कुछ मिक्स करो। एक पेपर के अंदर सारे क्वेश्चंस करो, पूरा क्वेश्चन विद चॉइस करो। पहले एक पेपर करो, पूरा सॉल्व करो, टाइम लगता है लगने दो। उसके बाद फिर कम से कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करो। पेपर सॉल्व करो, चाहे बिजनेस का हो, इकोनॉमिक्स का हो, अकाउंट्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, किसी का भी हो, पेपर जरूर सॉल्व करो और मैक्सिमम से मैक्सिमम पेपर सॉल्व करो। ओके जरूरी सर। जरूरी नहीं कि आपका स्कूल का है वो करो, सीबीएसई का है। मॉडल टेस्ट पेपर आते हैं आपके पास, वो जो होगी, जो आपने लिया होगा सैंपल पेपर वाली बुक ली होगी, कोई लिया कोई जो आती है, ये नाम ही भूल गया मैं तो, कौन सी आती है वो सैंपल पेपर्स की? सर बहुत सारी है। हम्म, कौन सी ली हुई है कोई? सर इनको भी लिया दूंगा। इको की लिया। ली है, कौन सी? सर एक वो है टुगेदर विद है। और टुगेदर, तो टुगेदर विद भी है, तो टुगेदर विद भी तो आपके लिए काम आएगी ना। तो उसके पेपर से इतने सारे इश्यूज। 10 10 15 10 पेपर तो सॉल्व किए होते हैं उसके अंदर करने वाले। तो जितने मर्जी पेपर करो, करते जाओ, अपने प्रैक्टिस हो जाएगी। बिजनेस के मैक्सिमम करो, अगर आपको केस स्टडीज में मुश्किल होती है तो जितने पेपर करो उसमें नए नए केस स्टडीज आपको मिल जाएंगी पहचान। चलो, नेक्स्ट कब करनी है बता देना मुझे। पेपर्स भेजो इकोनॉमिक्स के, फिर मैं बिजनेस का भेजता हूँ कल आपको। ठीक है सर।